Question paper 2024 education subject. So the first question of this session is a small and primary social group each dash. Option: family, peer, co-traveler in a bus, WhatsApp group. कि कौन सा एक स्मॉल एंड प्राइमरी सोशल ग्रुप इनमें से? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज फैमिली। फैमिली जो है ये एक स्मॉल प्राइमरी सोशल ग्रुप है, क्योंकि अगर पीयर को हम लोग देखें तो ये स्मॉल प्राइमरी सोशल ग्रुप नहीं है, को ट्रैवलर भी नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप भी नहीं है, लेकिन फैमिली जो है ये छोटा भी है और ये प्राइमरी सोशल ग्रुप है। नेक्स्ट, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन इज इंक्लूडेड इन कॉन्करेंट लिस्ट। इट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन में सब्जेक्ट एजुकेशन जो है इसको कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। इसका मतलब क्या है? ओनली यूनियन गवर्नमेंट विल पे अटेंशन टू एजुकेशन, ओनली स्टेट गवर्नमेंट विल पे अटेंशन टू एजुकेशन, द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन इज द responsibility of both union and the state government, the subject of education is handed only by the president. So the answer of this question is option C, that is the subject of education is the responsibility of both union and state government. कि आप लोग को पता ही है कि हमारा तीन ठो लिस्ट है, एक यूनियन, दूसरा वाला स्टेट और तीसरा वाला कौन सा? कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में जितना सारा भी सब्जेक्ट आता है वो सारे के सारे के ऊपर कंट्रोल रहता है और रेगुलेट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में जितना भी आता है वो स्टेट गवर्नमेंट करता है, लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट ऐसा एक लिस्ट है, हो गया, जहाँ की जितना भी सब्जेक्ट आता है उसी के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों रेस्पॉन्सिबल रहते हैं और दोनों उसके ऊपर मिलजुल कर क्या करते हैं कि रेगुलेट करते हैं, रूल्स रेगुलेशन भी बनाते हैं। नेक्स्ट, आज ए पार्ट ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन डेस मेड एफर्ट इन विडो रीमैरेज। कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस का एक पार्ट हुए कौन? एक ये जो विडो रीमैरेज के लिए एक एफर्ट लिया था। ऑप्शन: स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंदो, महात्मा गांधी, सावित्रीबाई फुले। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज सावित्रीबाई फुले। इनमें से सावित्रीबाई फुले, लेकिन इसी को अगर बियॉन्ड जाएंगे हम लोग तो और भी बहुत सारे लोग हैं। नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ डेस वॉज बोरोड फ्रॉम गांधीजीज बेसिक एजुकेशन सिस्टम एंड वॉज इंक्लूडेड इन रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन। इनमें से कौन सा आइडिया जो है वो गांधी जी का बेसिक एजुकेशन सिस्टम्स में बेसिक एजुकेशन सिस्टम से लिया गया है और जो कमीशन का रिकमेंडेशन है उसी में उसी को इंक्लूड किया गया है? ऑप्शन: टेक्निकल एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, कंपल्सरी इंग्लिश, रिलीजियस एजुकेशन। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज वर्क एक्सपीरियंस। हो गया, वर्क एक्सपीरियंस। इसी को गांधी जी का बेसिक एजुकेशन सिस्टम से लिया गया है और जो कमीशंस का रिकमेंडेशंस जो है डिफरेंट उसमें इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर फाउंडेड द फॉलोइंग 3 इंस्टीट्यूशन। कि इनमें से हर एक ऑप्शन में 3 इंस्टीट्यूशंस का नाम लिखा गया है। इनमें से कौन सा ऑप्शन में जो लिखा गया है 3 इंस्टीट्यूशन, उसी को रविंद्रनाथ टैगोर बनाए थे? शांति निकेतन, गीतांजलि, कोठारी शिक्षा भवन, बी कला भवन, संगीत भवन, विद्या भवन, श्रीनिकेतन, विश्व भवन, डी शांति निकेतन, श्रीनिकेतन, विश्व भारती। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज शांति निकेतन, श्रीनिकेतन, विश्व भारती। ये जो है इसी का फाउंडर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। सी, अगर हम लोग देखिए कि ये रविंद्रनाथ टैगोर जहाँ सिलेबस में है, इनका जो अलग अलग डिपार्टमेंट और भवन, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कला भवन, यहाँ क्या होता है कि ये एक तरह का डिपार्टमेंट था जहाँ की फाइन आर्ट्स के बारे में पढ़ाया जा रहा था, फाइन आर्ट्स सब्जेक्ट को डील कर रहा था। संगीत भवन जहाँ की डांस, ड्रामा, म्यूजिक को डील कर रहा था। चीना भवन जो कि चाइनीज लैंग्वेज एंड कल्चर को डील कर रहा था। पल्ली संगठन विभाग जो कि रूरल रिकंस्ट्रक्शन के लिए काम कर रहा था। शिक्षा भवन जो कि साइंस का एक इंस्टीट्यूशन था। भाषा भवन जो कि
लैंग्वेज, लिटरेचर, कल्चर का एक भवन था, डिपार्टमेंट था। विद्या भवन जहाँ की ह्यूमैनिटीज एंड सोशल स्टडीज, सोशल साइंस को पढ़ाया जाता था। विनय भवन, इंस्टीट्यूशंस ऑफ एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन, विनय भवन में पढ़ाया जाता है। ओके, पल्ली शिक्षा भवन जहाँ की एग्रीकल्चरल साइंस के बारे में पढ़ाया जा रहा है। ओके, और आज का डेट में भी ये सारे के सारे भवन और डिपार्टमेंट है, विभाग है, और यहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इन द फॉर्मर पीरियड of his life, J. Krishnamurti was concerned with the spiritual institution called कि जे कृष्णमूर्ति जो है वो कौन सा स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस के साथ एसोसिएट थे? ऑप्शन ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो उसी के साथ कृष्णमूर्ति क्या थे? एसोसिएट थे। नेक्स्ट, अगर हम देखिए कृष्णमूर्ति से ज़्यादातर क्वेश्चन आता है उसका कोट जो है वहाँ से आता है, उनका लिखा हुआ बुक से ज़्यादा कर आता है। तो वो कुछ कोट जो कि रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ से। तो पहला जो आता है, एजुकेशन इज नॉट द फीलिंग ऑफ ए फेल बट द लाइटनिंग ऑफ ए फायर। हो गया, ये कृष्णमूर्ति का था, इसी को बहुत बार पूछा गया है। द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू हेल्प यू फाइंड आउट हु यू आर। ओके, ये एजुकेशन का जो फंक्शन है ये क्या करता है कि हम कौन है इसी को फाइंड आउट करने के लिए हमको हेल्प करता है। एजुकेशन हैज नो मीनिंग अनलेस इट हेल्प्स you to understand the vast expanse of life with all its subtlety. Next, when you are really learning, you are learning throughout your life, and there is no one special teacher to learn from. Next, the purpose of education is to create a free, inquiring mind. The goodness cannot flower where there is any kind of competitiveness. Education is not just to pass examination, but also to be able to listen to the bird, to see the sky. नेक्स्ट, कुछ बुक जिसको कि कृष्णमूर्ति लिखे थे, फ्रीडम फ्रॉम द नून, थिंक ऑन दिस थिंग्स, द फास्ट एंड लास्ट फ्रीडम, द एवकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, टोटल फ्रीडम के बारे में बहुत बार पूछा गया है, द एसेंशियल्स कृष्णमूर्ति, व्हाट आर यू डूइंग विथ योर लाइफ, ऑन लव एंड लोनलीनेस, commentaries on living, Krishnamurti's notebook, You Are the World, Education and the Significance of Life, The Book of Life, Daily Meditations with Krishnamurti, The Impossible Questions, On Fear at the Fetch of the Master. Okay, these are some of the book जहाँ से कि आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज पर श्री अरविंदोज आइडियाज of integral education, the last stage of it is dash. Option spiritual education, yogic education, psychic education, value education. So the answer of this question is option A, that is spiritual education. अगर हम लोग श्री अरविंदो का जो इंटीग्रल एजुकेशन को देखिए तो उसका जो लास्ट स्टेज आता है वो है स्पिरिचुअल एजुकेशन। सी, दीज आर द स्टेजेस ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन। फर्स्ट फिजिकल एजुकेशन, सेकंड वाइटल, थर्ड मेंटल, साइकिक एंड स्पिरिचुअल। जब फिजिकल्स का बात करते हैं तो यहाँ हमारा कैसे एक हेल्दी बॉडी रहेगा, स्ट्रांग बॉडी रहेगा, ओके, उसके बारे में बात करते हैं जो स्पोर्ट्स, जिम्नास्टिक एक्टिविटीज, हेल्थ एजुकेशन, इसी के बारे में हम लोग फिजिकल एजुकेशन में बात करते हैं। जब वाइटल एजुकेशन का बात करते हैं तो यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैच द कॉलम करके। वाइटल एजुकेशन के बाद जब करते हैं कि यहाँ हमारा एम रहता है, एम टू मास्टर्स लाइफ एनर्जी, चैनलाइजिंग इमोशन एंड डिजायर टुवर्ड कंस्ट्रक्टिव एक्शन, कि जो हमारा जो इमोशन है उसी को चैनलाइज करना और कंस्ट्रक्टिव एक्शंस के लिए कुछ करना, डिजायर रखना, ये ही है वाइटल एजुकेशन। और वाइटल एजुकेशन में इसी के ऊपर हम लोग ज़्यादातर ध्यान देते हैं। मेंटल एजुकेशन के बाद जब करते हैं कि यहाँ जो बच्चे का जो इंटेलेक्ट है, ओके, उसी को हम लोग कल्टीवेट करते हैं। क्या उसी को हम लोग कल्टीवेट करते हैं और कैसे उसको अच्छे से समझ आएगा, क्लैरिटी आएगा, ओके, इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा
इन डेप्थ थॉट आएगा, उसी के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। नेक्स्ट है साइचिक एजुकेशन। साइचिक एजुकेशन का बात जब करते हैं तो यहाँ हम लोग जो हमारा इनर सेल्फ है उसी को नर्चर करते हैं, और एक तरह का सेंस ऑफ पर्पस को हम लोग फोस्टर करते हैं, और जो इनर गाइडेंस है उसी को हम लोग फोस्टर करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट अवेयरनेस करके हमारा डिफरेंट वे से हम लोग क्या करके अवेयरनेस करके हमारा साइचिक बींग को। अगर हम लोग स्पिरिचुअल एजुकेशन का बात करें तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि जो अल्टीमेट रियलिटी है उसी को अवेयर करते हैं, अवेक करते हैं, और जो हमारा जो ईगो है उसको हम लोग ट्रांसकेंड करते हैं। ओके, तो ये जो है ये सबसे लास्ट स्टेज है इंटीग्रल एजुकेशन का, वो है स्पिरिचुअल एजुकेशन। फिजिकल, वाइटल, मेंटल, साइचिक, स्पिरिचुअल, ये 5 स्टेज है इंटीग्रल एजुकेशन में। अगर अरबिंदो का कुछ फेमस कोट को हम लोग देखिए तो पहला आता है, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ट्रू टीचिंग इज दैट नथिंग कैन बी टॉट। ओके, ऐसा ही एक देता है, नथिंग कैन बी टॉट, इसी को कौन बोला था? तो ये श्री अरबिंदो का एक स्टेटमेंट था, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ट्रू टीचिंग इज दैट नथिंग कैन बी टॉट। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो सेंटेंस है, ये श्री अरबिंदो का था। नेक्स्ट, ट्रू नॉलेज इज नॉट अटेन्ड बाय थिंकिंग, इट इज व्हाट यू आर, इट इज व्हाट यू बिकेम। कि ये भी एक फेमस स्टेटमेंट है कि ट्रू नॉलेज इज नॉट अटेन्ड बाय थिंकिंग, इट इज व्हाट यू आर, इट इज व्हाट यू बिकेम। ओके, नेक्स्ट, द बिजनेस ऑफ बोथ पेरेंट एंड टीचर इज टू एनेबल एंड टू हेल्प द चाइल्ड टू एजुकेट हिमसेल्फ। ये भी एक स्टेटमेंट है। ए टीचर शुड बी लाइक टॉर्च लाइट, what men call knowledge is the reason acceptance of false appearance. Education helps in gradual transformation from lower to highest level of consciousness called gnostic being. ये gnostic being जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। Education help in the gradual transformation from lower to higher level of consciousness is called gnostic being। जो एजुकेशन जो है वो क्या करता है, लोअर लेवल से हायर लेवल तक, हायर लेवल का जो कॉन्शियसनेस है उसी को ट्रांसफर करता है, जिसी को कि हम लोग बोलते हैं ग्नोस्टिक बीइंग। ये ग्नोस्टिक बीइंग से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इनका लिखा हुआ कुछ बुक जहाँ से क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहा है, द लाइफ डिवाइन, सिंथेसिस ऑफ योगा, सावित्री ए लेजेंड एंड ए सिंबल, इसी से बहुत बार क्वेश्चन आया है। द मदर, इंटीग्रल योगा, श्री अरविंदो's टीचिंग एंड मेथड ऑफ प्रैक्टिस, द उपनिषद, सीक्रेट ऑफ द वेदा, द हिडन फोर्स ऑफ लाइफ, लेटर ऑन योगा, मल्टीपल वॉल्यूम्स, इसी का मल्टीपल वॉल्यूम है, द माइंड ऑफ लाइट। इनमें से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है सावित्री लेजेंड ऑफ एंड ए सिंबल, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, उसके बाद द मदर, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। द लाइफ डिवाइन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, द एजुकेशन इज डैश ऑलरेडी इन मैन। ऑप्शन, कंसंट्रेशन ऑफ नॉलेज, मेडिटेशन ऑन द स्पिरिट, मैनिफेस्टेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन। आप लोग को पता ही है कि स्वामी विवेकानंद का जो एजुकेशन में जो उनका जो डेफिनेशन था, ये जो मैनिफेस्टेशन परफेक्शन का बात करता था। हो गया, तो दिखते हैं कि विवेकानंद का कुछ लिखा हुआ बुक जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद, जो कि 9 वॉल्यूम में आता है। राजयोग, कर्मयोग, द योगा ऑफ एक्शन, मेडिटेशन एंड द मेथड, ज्ञान योग, टीचिंग ऑफ स्वामी विवेकानंद ऑफ ऑन हिमसेल्फ, वेदांत वॉइस ऑफ फ्रीडम, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, वेदांत वॉइस ऑफ फ्रीडम, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू आलमोरा, लेक्चर्स ऑन भागवत गीता, इंस्पायर टॉक बाय स्वामी विवेकानंद, लेटर ऑफ स्वामी विवेकानंद, माई इंडिया द इंडिया इटर्नल, द पावर ऑफ द माइंड, चिकागो एड्रेसेस, माई मास्टर, एसेंशियल हिंदुइज्म, लिविंग एट द सोर्स, माई आइडिया ऑफ एजुकेशन, work and its secret, step to realization, to the youth of India, pearls of wisdom,
वुमेन इन ऑफ इंडिया, लाइफ आफ्टर डेथ, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, लाइफ आफ्टर डेथ, द ईस्ट एंड द वेस्ट, रिलीजियन ऑफ लव, पाथवे टू जय, द मास्टर विवेकानंद ऑन द 4 योगा पाथ टू गॉड। हो गया, दीज आर सम ऑफ द बुक, हो गया, जिसको कि विवेकानंद लिखे थे और यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट इनका अगर कोट को देखिए तो अराइज एवेक एंड स्टफ नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, ये एक बहुत ही फेमस है, बहुत ही मोटिवेशनल स्पीकर भी बोलते हैं और बहुत सारा क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि अराइज एवेक एंड स्टफ नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। हो गया, इस तरह का कुछ सिमिलर स्टेटमेंट हमारा अब्दुल कलाम का भी था। ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ये भी जो है ये स्वामी विवेकानंद का स्टेटमेंट था। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, ये मैनिफेस्टेशन परफेक्शन के बारे में बोलते थे विवेकानंद, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। द एंड ऑफ ऑल एजुकेशन ऑल ट्रेनिंग शुड बी मैन मेकिंग। हो गया कि ये भी जो एक स्टेटमेंट है ये भी विवेकानंद का है। यू हैव टू ग्रो फ्रॉम द इनसाइड आउट, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यू हैव टू ग्रो फ्रॉम इनसाइड आउट, नन कैन टीच यू, none can make you spiritual, there is no other teacher but your own soul, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। you have to grow from inside out, ये वाला छोटा सा स्टेटमेंट लिख देता है और ये किसी का है, ये विवेकानंद का है। we are what our thought have made us, so take care about what you think। हो गया कि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। take of one idea, make that one idea your life, think of it, dream of it, live on that idea। the greatest sin is to think yourself weak, in a conflict between the heart and brain, follow your heart। each work has to pass through this stage, ridiculous, opposition and the acceptance। okay, next question, the philosophy of naturalism came forward with reaction to option idealism, realism, pragmatism, existentialism। so the answer of this question is option A, that is idealism। आइडियलिज्म का रेस्पॉन्स में क्या आया था कि हमारा ये नेचुरलिस्टिक स्कूल ऑफ फिलोसफी जो है वो डेवलप हुआ था। अकॉर्डिंग टू pragmatic फिलोसफी द वैल्यूज आर, ये pragmatist फिलोसफी के हिसाब से वैल्यू क्या है? ऑप्शन डायनामिक एंड एब्सोल्यूट, इटर्नल एंड रिलेटिव, एक्सपीरियंशियल एंड सब्जेक्टिव, एक्सपीरियंशियल एंड ऑब्जेक्टिव। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज एक्सपीरियंशियल एंड सब्जेक्टिव। ओके, एक्सपीरियंशियल एंड सब्जेक्टिव, ये pragmatist फिलोसफी का pragmatism के हिसाब से उनका वैल्यू। अगर हम लोग डिफरेंट फिलोसफिकल स्कूल को देखें, उनका मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्जियोलॉजी को देखें, तो पहले आइडियलिज्म आता है। आइडियलिज्म का जो मेटाफिजिक्स माना जाता है वो क्या है? रियलिटी इज फंडामेंटली मेंटल एंड स्पिरिचुअल। ये लोग रियलिटी को फंडामेंटली मेंटल एंड स्पिरिचुअल बोलते हैं। आइडियाज आर द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रियलिटी, और ये आइडियाज जो है ये रियलिटी का एक हाईएस्ट फॉर्म है। हो गया, इसको ध्यान रखना कि आइडियलिज्म्स का जो मेटाफिजिक्स है वो क्या है? मेंटल और स्पिरिचुअल है। और ये आइडियाज जो है ये जो हमारा आइडियाज है जो है ये क्या है? हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रियलिटी, ये रियलिटी का हाईएस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट एपिस्टेमोलॉजी का बात करें तो नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू द माइंड, रियलिटी इज परसिव्ड थ्रू आइडियाज रेदर देन सेंस एक्सपीरियंस। ओके, कि देखिए ये नॉलेज के बारे में क्या बोलते हैं कि ये नॉलेज जो है ये माइंड में कंस्ट्रक्ट होता है, रियलिटी इज परसिव्ड थ्रू आइडियाज रेदर देन सेंसरी एक्सपीरियंस। और यहाँ जो रियलिटी जो है वो डिफरेंट आइडिया के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? परसिव करते हैं। और जो आइडिया है वो क्या करता है कि हमारा नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। एक्जियोलॉजी का बात करें तो ट्रू ब्यूटी एंड गुडनेस जो है ये सेंट्रल प्लेस एक्वायर करता है वैल्यूज के लेकर। और एथिक्स जो है वो हमारा जो रियलाइजेशन ऑफ आइडियाज जो है जिसी के थ्रू के हम लोग लर्न कर रहे हैं उसी के साथ थोड़ा ज़्यादातर एसोसिएट रहता है। जब हम लोग रियलिज्म्स का बात करें तो इनके हिसाब से ये रियलिटी जो है एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ परसेप्शन, कि ये हमारा परसेप्शन के ऊपर ही बेस करता है। जो रियलिटी है
ये हमारा परसेप्शन के ऊपर ही बेस्ड करता है। जैसा परसेप्शन वैसा आपको रियलिटी दिखने के लिए मिलेगा। ऑब्जेक्ट हैव प्रॉपर्टीज रिगार्डलेस ऑफ ऑब्जर्वर। हो गया कि ये ऑब्जेक्ट जो है उसी का प्रॉपर्टीज है। हो गया डिफरेंट डिफरेंट रिगार्डलेस ऑफ ऑब्जर्वर। लेकिन जब एपिस्टेमोलॉजी का बात करते हैं रियलिज्म, तब ये बोलते हैं नॉलेज इज ऑफ्टन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। हो गया कि ये लोग बोलते हैं कि ये नॉलेज जो है उसी को ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस के थ्रू ही एक्वायर करते हैं, और एम्फासाइज करते हैं किसी के ऊपर द एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी। और रियलिज्म जो है वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी के बारे में बोलता है। इसी का एक्सोलॉजी को देखिए तो एथिकल प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, एस्थेटिक रिफ्लेक्ट द इनहेरिएंट क्वालिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट। हो गया कि ये रियलिज्म्स का जब एक्सियोलॉजी का बात करता है तब ये बोलता है कि ये एथिकल प्रिंसिपल जो है ये ऑब्जेक्टिव ट्रूथ के साथ क्या है कि इनहेरिएंट है और एसोसिएट है। जब प्राग्मेटिज्म का मेटाफिजिक्स के बारे में बात करते हैं, इनका हिसाब से ट्रू इज डिफाइंड बाय प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस एंड यूटिलिटी। ये जो रियलिटी जो है ये किसी में है जो प्रैक्टिकलिटी के अंदर है, यूटिलिटी के अंदर है। और ये रियलिटी इज फ्लूइड एंड शेप्ड बाय ह्यूमन एक्शन। और ये रियलिटी जो है ये जो ह्यूमन एक्शन है उसी के हिसाब से वो शेप कर रहा है। जब हम लोग एपिस्टेमोलॉजी का बात करते हैं, नॉलेज इज वैलिडेटेड थ्रू इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड सक्सेस। कि ये नॉलेज जो है इसी को कैसे वैलिडेट किया जा रहा है, जो हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, सक्सेस इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो है, उसी के ऊपर बेस करता है। एथिकल कंसिडरेशन का बात करें तो ये फोकस करता है आउटकम्स के ऊपर, सोशिएटल बेनिफिट्स के ऊपर, एथिक्स एस्थेटिक एंड जज्ड बाय देयर प्रैक्टिकल इम्पैक्ट। और एस्थेटिक और ये जो है ये उनका जो प्रैक्टिकल इम्पैक्ट है उसी के ऊपर बेस करके बनता है। एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात करें तो इनके हिसाब से मेटाफिजिक्स का मतलब क्या है, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, फ्रीडम। ओके, ये इसी के ऊपर एम्फसाइज करते हैं। और ये रियलिटी इनके हिसाब से एकदम सब्जेक्टिव है और जो कि पर्सनल चॉइस के ऊपर बेस करके बनता है। जब हम लोग एपिस्टेमोलॉजी का बात करते हैं तो ये नॉलेज जो है ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसी से ही आता है। हो गया, और ऑथेंटिसिटी से ही आता है, स्केप्टिसिज्म से ही आता है। हो गया, जब एक्सियोलॉजी का बात करते हैं, एथिक्स सेंटर ऑन इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड चॉइस। कि ये क्या होता है कि जो इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर बेस करता है, इंडिविजुअल चॉइस के ऊपर ये बेस करता है। हो गया, नेक्स्ट अगर एसेंशियलिज्म्स का बात करें तो इनके हिसाब से ये रियलिटी जो है ये कंसिस्ट करता है एसेंशियल क्वालिटीज के ऊपर। हो गया, जैसे कि हमारा एसेंशियलिज्म मतलब यहाँ रियलिटी मतलब क्या है, जो कि एसेंशियल चीज है उसी के ऊपर ये फोकस करता है। एपिस्टेमोलॉजी का बात जब करते हैं तब यहाँ नॉलेज किसी के ऊपर इन्वॉल्व रहता है, डिस्कवरिंग एसेंशियल क्वालिटीज, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ थिंग। ओके, जो एसेंशियल क्वालिटीज जो है उसको डिस्कवर करने से ये रिलेटेड रहता है। एथिक्स जो है ये क्या रहता है, एसेंशियल नेचर ऑफ थिंग, एस्थेटिक रिफ्लेक्ट फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट एग्जिस्टेंस। हो गया, जब नेचुरलिज्म्स का बात करते हैं तब ये नेचुरल प्रॉपर्टीज की बात करता है। हो गया, कजेस की बात करता है, और ये सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन जो है उसी को रिजेक्ट करता है। जब एपिस्टेमोलॉजी का बात चला आता है तब ये बोलता है नॉलेज इज डेरिवेट फ्रॉम द साइंटिफिक इंक्वायरी एंड एम्पिरिकल एविडेंस। ओके, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि एम्पिरिकल नेचुरलिज्म्स का जब बात कर रहे हैं तब इसी का नॉलेज कैसे आता है कि डेरिवेट फ्रॉम साइंटिफिक इंक्वायरी एंड एम्पिरिकल एविडेंस। कि साइंटिफिक इंक्वायरी और एम्पिरिकल एविडेंस जो है ओके उसी से ही हम लोग नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं। एथिकल वैल्यूज आर रूटेड इन ह्यूमन नेचर एंड नेचुरल वर्ल्ड। और ये एथिकल वैल्यूज जो है वो ह्यूमन्स नेचर और नेचुरल वर्ल्ड में इनहेरिएंट है। और एस्थेटिक जो है वो जो एवरिसेट कर रहा है द ब्यूटी फाउंड इन नेचर, वो नेचर्स का ब्यूटी के ऊपर बेस करके बना हुआ है। लॉजिकल पॉजिटिविज्म्स की बात जब करते हैं, लॉजिकल पॉजिटिविज्म्स क्या करता है, ऑब्जर्वेबल फेनोमेना के ऊपर फोकस करता है। ओके, मेटाफिजिक्स क्लेम आर ऑफ्टन रिजेक्टेड एज मीनिंगलेस। ओके, ये मेटाफिजिकल क्लेम्स करता है क्या कि ऑफ्टन रिजेक्टेड एज मीनिंगलेस। नेक्स्ट नॉलेज का बात जब करते हैं, नॉलेज मस्ट बी वेरीफाइबल ट्रूथ एम्पिरिकल एविडेंस। ओके, लॉजिकल पॉजिटिविज्म का बात जब करते हैं कि जो नॉलेज है उसको वेरीफाई हो पाना चाहिए एम्पिरिकल एविडेंस के थ्रू, लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू, स्केप्टिसिज्म के थ्रू। ओके, एथिक्स का बात जब करते हैं तो ये बात बोलता है एथिक्स इज एनालाइज्ड थ्रू लॉजिकल स्ट्रक्चर, एस्थेटिक जजमेंट,
हो गया। एस्थेटिक जजमेंट जो है वो ऑब्जर्वेबल क्राइटेरिया के ऊपर बेस करके बनता है। जब रिकंस्ट्रक्शनिज्म का बात करते हैं तो ये इनके हिसाब से मेटाफिजिक्स जो है, रियलिटी कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड थ्रू सोशल प्रोसेसेस एंड कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग एम्फसाइजिंग चेंज एंड प्रोसेस की। इनके हिसाब से ये रियलिटी जो है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है कि कैसे, सोशल प्रोसेस के थ्रू, और जो अंडरस्टैंडिंग है चेंज और प्रोग्रेस को लेकर उसी को कलेक्ट करते हुए। इनके हिसाब से जब हम लोग एपिस्टेमोलॉजी का बात करते हैं तो नॉलेज एमर्जेस फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चरल कंटेक्स्ट की। नॉलेज जो है वो सोशल इंटरेक्शन से आता है, कल्चरल कंटेक्स्ट से आता है, हो गया। और ये एम्फसाइज करता है कोलाबोरेटिव लर्निंग के ऊपर। नेक्स्ट, एथिक्स फोकस ऑन सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। और एथिक्स जो है वो सोशल इक्विटी के ऊपर फोकस करता है, हो गया, सोशल जस्टिस के ऊपर फोकस करता है। और एस्थेटिक आर इन्फॉर्म्ड बाय कल्चरल नैरेटिव एंड कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस। Next question: a draft curriculum prepared for a committee was to be processed for feedback. The most appropriate group of stakeholder is option: social worker, educationist, politician, B.Ed college staff, student, principal, teacher educator, Anganwadi teachers, learner, teacher educator, Anganwadi uh, pedi- uh, pediatrician, teacher. So the answer of this question is option C, that is teacher educator, आंगनबाड़ी टीचर्स एंड लर्नर। हो गया कि जब हम लोग एक ड्राफ्ट करिकुलम्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक कमेटी प्रिपेयर कर रहा है तो वो कहाँ से फीडबैक लेना चाहिए, तो ऑब्वियसली जो ग्रास रूट्स लेवल में जो इन्वॉल्व स्टेक होल्डर है उनसे लेना चाहिए। और ग्रास रूट्स लेवल में कौन लोग इन्वॉल्व है, वो है टीचर एजुकेटर, आंगनबाड़ी टीचर और जो लर्नर है। इनसे क्या लेना चाहिए कि फीडबैक लेना चाहिए। In consideration to Indian constitutional provision, admission to government primary schools and government higher educational institutions, the principle adopted is कि जब हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन का बात करते हैं, प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइमरी या हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जब हम लोग दिखते हैं तो कौन सा प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया जाता है? इक्वालिटी, इक्विटी, इक्विटी फॉर प्राइमरी, इक्वालिटी फॉर हायर एजुकेशन, इक्वालिटी फॉर प्राइमरी, इक्विटी फॉर हायर एजुकेशन। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज इक्विटी। हो गया। इक्विटी जो प्रिंसिपल है इसी को हम लोग हायर एजुकेशन और उसके साथ साथ जो हमारा प्राइमरी एजुकेशन, ये दोनों फेज में हम लोग क्या करते हैं, एम्फासाइज उसको करते हैं। मुदालियर कमीशन हैड रिकमेंडेड ऑन, कि मुदालियर कमीशन जो है वो किसी के ऊपर उसका रिकमेंडेशन दिया था? अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज सेकेंडरी एजुकेशन। कोठारी कमीशन एम्फासाइज टू फोकस एजुकेशन फॉर डेस। कोठारी कमीशन जो है वो किसी के ऊपर एम्फासाइज किया था? एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस, आर्ट एंड कल्चरल एजुकेशन, informal education, productivity. So the answer of this question is option D, that is productivity. To reach the target expansion of student enrollment, the Education Commission 1964-66 proposed to have one third of the student in the institution by name. हो गया कि द टारगेट, टू रीच द टारगेट एक्सपेंशन ऑफ स्टूडेंट एनरोलमेंट, द एजुकेशन कमीशन 1964-66 proposed to have one third of the student in the institution by them. Option: open university, distance education institution, correspondence education institution, digital media institution. Answer of this question is option C, that is correspondence education institute. The two reports headed by Professor Yashpal are National Policy on Education 1986, National Knowledge Commission, National Curriculum Framework 2005, Curriculum Framework for Teacher Education, Renovation and Rejuvenation of Higher Education। ओके, तो इनमें से कौन सा दो रिपोर्ट को जो यशपाल कमेटी जो है, प्रोफेसर यशपाल जो है वो हेड किए थे? ऑप्शन ए थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड ऑप्शन बी फर्स्ट एंड सेकंड, सी वन एंड थर्ड, डी थर्ड एंड फिफ्थ। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज थर्ड एंड फिफ्थ। नेशनल नॉलेज कमीशन,
रिनोवेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ हायर एजुकेशन। ओके, ये जो दोनों रिपोर्ट है, ये जो दोनों कमेटी है, इसी को हेड किए थे कौन, कि प्रोफेसर यशपाल। नेशनल करि नेशनल करिकुलम्स फ्रेमवर्क 2005 इसी को भी हेड किए थे, और रिनोवेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ हायर एजुकेशन इसी को हेड किए थे। ये अगर हम लोग यशपाल कमेटी का बात करें तो ये 1993 में आया था। हो गया। यशपाल कमेटी का बात करें तो ये 1993 में आया था, और उस टाइम जो MHRD था उसी को ये फॉर्म किया था। इसी का जो मेन एम था वो क्या था, टू एड्रेस द इशू ऑफ एक्सेसिव एकेडमिक बर्डन ऑन स्कूल स्टूडेंट। कि उस टाइम जो बहुत ही एकेडमिक बर्डन हुआ करता था, आज का डेट पे भी है, एक्सेसिव एकेडमिक बर्डन जो है वो स्टूडेंट्स लोगों के अंदर जो है, तो उसी को कैसे कम किया जाएगा, उसी के लिए ये कमेटी को बनाया गया था। और इसी का जो नाम था वो लर्निंग विदाउट बर्डन रखा गया था। इसका जो की रिकमेंडेशन था वो क्या था, कि डिसेंट्रलाइज करना किसी को, करिकुलम्स फ्रेमिंग एंड टेक्स्ट बुक राइटिंग को। ये करिकुलम फ्रेमिंग और टेक्स्ट बुक राइटिंग जो है सेंट्रलाइज करके उस टाइम था, उसी को डिसेंट्रलाइज करना, ये उसका फास्ट रिकमेंडेशन था। उसके बाद एजुकेशनल कमिटीज बनाना लोकल लेवल पर। हो गया। रिडक्शन ऑफ होमवर्क फॉर प्राइमरी स्टूडेंट, ये होमवर्क जो दिया जा रहा था उसी को रिड्यूस करना। और नॉन टेक्सचुअल होमवर्क जो है हायर एजुकेशन, हायर स्कूल में, उसी को रिड्यूस करना। और जो टीचर ट्रेनिंग है उसी के ऊपर एम्फसाइज करना। टीचर का जो स्किल है उसी को एम्फसाइज, एनहांस करना, उसी के ऊपर ये एम्फसाइज किया था। यशपाल कमेटी और एक आया था 2009 में, जिसी को कि जो रिनोवेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ हायर एजुकेशन भी बोला जाता है। हो गया। क्योंकि उसका पर्पज ही रिनोवेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ हायर एजुकेशन था, और इसी को यशपाल हेड किए थे। और ये जो है ये होलिस्टिक अप्रोच एक अपनाया था, और कैसे उसी के थ्रू वो यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट में रिफॉर्म्स लाया जा सके, उसी के ऊपर ये ध्यान किया था। और ये रेकमेंड किया था क्रिएशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, कि ये जो नेशनल कमीशन ऑन हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, इसी के ऊपर ये ध्यान दिया था। इंटीग्रेशन डिसिप्लिन प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी के ऊपर एम्फसाइज किया था। और उसके साथ साथ जो रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज है, हो गया, उसी के ऊपर ये एम्फसाइज किया था। और जो IIT IIM है उसका जो स्कोप है उसको बढ़ाने के बारे में बोल रहा था। और GRE जो है तो उसी के ऊपर भी ये एम्फसाइज किया था। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन, जस्टिस वर्मा कमिटी कमीशन रिपोर्ट दैट 291 D.Ed कॉलेज reassured and resulted। ओके, तो मेजॉरिटी वर क्वालिफाइंग फॉर recognition, less than 50 were qualified for recognition, all were fit to disqualify for their recognition, all were fit to recognized। D.Ed नहीं, ये B.Ed है। So the answer of this question is option B, that is less than 50 were qualified for recognition। अगर हम लोग जस्टिस वर्मा कमेटी को देखें तो उसका जो नाम था वो है विजन ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, क्वालिटी एंड रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव। हो गया। ये जस्टिस वर्मा कमेटी का जो नाम था, विजन ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, क्वालिटी एंड रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव। हो गया, जिसको कि 2012 में बनाया गया था। और ये एड्रेस क्या था, सारे के सारे चैलेंजेस जो कि टीचर एजुकेशन में फेस किया जा रहा है, और जो क्वालिटी है उसी को कैसे इम्प्रूव किया जाएगा, उसी के ऊपर ये एम्फसाइज किया था। और इसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, कि टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को हायर एजुकेशन में क्या कर दिया जाए, मर्ज किया जाए, और उसी के इंटीग्रेट किया जाए, उसी के बारे में ये बात कर रहा था। अगर की रिकमेंडेशन का बात करें तो ये पहले बोला तो कि एनहांस ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम्स की, पहले जो B.Ed का जो ड्यूरेशन है, M.Ed का जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम हुआ, 1 साल हुआ करता था। लेकिन जस्टिस वर्मा कमेटी दिया कि नहीं, ये नहीं हो सकता। 1966 में भी ये ऑलरेडी आ चुका था, तो उसको और एक बार एक तरह से ये सपोर्ट किया था।
ओके, और इसको बढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट करिकुलम्स में डेवलपमेंट के बारे में बोल रहा था कि ये फोकस क्या था कि एक रोबस्ट करिकुलम्स डेवलप किया जाए जहाँ की एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोगी और जो कंटेम्प्रेरी टीचिंग प्रैक्टिसेस है उसी का बारे में उसको पढ़ाया जाएगा और इंक्लूड किया जाएगा। और ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंटर्नशिप के बारे में ये ज़्यादा एम्फासाइज किया था। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के ऊपर एक ये एम्फासाइज मतलब दिया था क्या, रिकमेंडेशन। और जो एनसीटी जो है उसी को और स्ट्रेंदी बनाने के बारे में बोल रहा, स्ट्रेंथन करने के बारे में ये बोल रहा था। और एक फ्रेमवर्क को प्रपोज किया था जिसके थ्रू की जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसका जो एक्रेडिटेशन हो सके और उसका जो क्वालिटी एश्योरेंस है उसी को भी किया जा सके। प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए जो सीपीडी जो है, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जो कि हम लोग एनपीवी में दिख रहे हैं, उसका बारे में ये रिकमेंड दिया था। और एक मेंटरशिप प्रोग्राम्स के बारे में भी ये एम्फासाइज किया था। नेक्स्ट प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो कि बात कर चुके हैं, इंक्लूजन एंड इक्विटी। ओके, जो रिकमेंडेशन किया था फॉर पॉलिसी दैट प्रोमोट इंक्लूसिविटी इन टीचर एजुकेशन, की इंक्लूसिविटी कैसे टीचर एजुकेशन में आ सकेगा उसी के ऊपर ये एम्फासाइज किया था। और उसके साथ साथ डाइवर्सिटी इन टीचर रिक्वायरमेंट के ऊपर भी एम्फासाइज किया था। रिसर्च इनोवेशंस के ऊपर एम्फासाइज किया था। कम्युनिटी एनवेंजमेंट के बारे में बोल रहा था। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, ये सब के बारे में ये बोल रहा था। फॉर सेकेंडरी टीचर एजुकेशन करिकुलम which one of the following proposed to course under foundation area by NCFT? Option: foundation of psychology and learning, foundation of philosophy and thinker, childhood, child adolescence and development of learning, contribution of Indian history of education. So the answer of this question is option C, that is childhood, child adolescent and development of learning. The NCFT has observed that the MA education and MED courses, option both are similar course detail, have very distinct curriculum, both are professional in nature, neither of them are stage specific. So the answer of this question is option A, that is both are similar course detail. हो गया, ये इसी के ऊपर एम्फसाइज किया था। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 recommended through option ICT based skill development, technical skill based program, agricultural vocational course, generic vocational courses. So the answer of this question is option A, that is option A and B and C, that is ICT based skill development, technical skill based। ओके, ये एक्चुअल में आंसर थोड़ा नट लगा कर देना चाहिए लेकिन ये उल्टा बोलते हैं। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 रिकमेंडेड थ्रू। ओके, ये जो तीन है इसी के ऊपर ये सब एम्फसाइज किया था। रोगर व्हाइल एक्सप्लेनिंग पर्सनालिटी ही गिव्स इंपोर्टेंस टू ऑप्शन हियर एंड नाउ फेनोमेना, फ्यूचरिस्टिक फेनोमेना, फास्ट फेनोमेना, सेल्फ। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेल्फ। जब हम लोग कार्ल रोगर्स का बात करते हैं तो उनका जो थ्योरी है उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। हो गया, एक बार सेल्फ थ्योरी भी हम लोग बोलते हैं। और सेल्फ क्योंकि ये सेल्फ के ऊपर थोड़ा ज़्यादातर एम्फसाइज किए थे कि सेल्फ कंसेप्ट हो गया, पर्सनल ग्रोथ कैसे हो सकेगा, या इसी के ऊपर ही एम्फसाइज किए थे। इनका अगर की कंपोनेंट को दिखे तो सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो एक तरह का ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ परसेप्शन एंड बिलीफ अबाउट वन सेल्फ, कि खुद का बारे में जो एक तरह का ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन परसेप्शन करना और बिलीफ जो है उसी को ही हम लोग सेल्फ कॉन्सेप्ट बोलते हैं। जहाँ की सेल्फ इमेज, सेल्फ एस्टीम हो गया, आइडियल सेल्फ, इसी के ये सब इंक्लूडेड है। और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सेल्फ इमेज क्या है। सेल्फ इमेज मतलब क्या है कि हाउ वन परसीव वन सेल्फ, कि कैसे एक खुद को परसीव कर रहा है, उसी को हम लोग वो क्या बोल रहे हैं, सेल्फ इमेज बोल रहे हैं। सेल्फ एस्टीम का बात जब बोल रहे हैं, द वैल्यू वन असाइन टू वन सेल्फ, कि एक वैल्यू जो कि खुद को असाइन हम लोग करते हैं उसको हम लोग सेल्फ एस्टीम बोलते हैं। और आइडियल सेल्फ का बात जब करते हैं, द पर्सन वन एम टू बिकम, जो कि हम बनना चाहते हैं, तब उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आइडियल सेल्फ के बारे में बोल रहे हैं। और ये सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है, ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसी से ये क्या होता है, इन्फ्लुएंस्ड होता है, स्पेशली ड्यूरिंग चाइल्डहुड।
एज वेल एज फीडबैक फ्रॉम अदर। हो गया कि हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो तो इम्पेक्ट डालता है, और उसी के साथ साथ दूसरे का जो रिमार्क है, फीडबैक है हमको लेकर, वो भी हमारा सेल्फ कंसेप्ट को कहीं ना कहीं इम्पेक्ट और इन्फ्लुएंस डालता है। Positive regard from significant individual contribute to a healthy self-concept, whereas conditional positive regard can result incongruence between self-image and self-idea. ओके, जब पॉजिटिव regard हमको मिल रहा है तब ये क्या करता है, एक सिग्निफिकेंट इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूट करता है एक सेल्फ कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए, एक हेल्दी सेल्फ कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए। लेकिन जब हम लोग कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड का बात जब कर रहे हैं, ओके, ये क्या करता है कि एक इनकॉन्ग्रुएंस के कारण ये होता है। जब हमारा सेल्फ इमेज और आइडियल सेल्फ, ओके, सेल्फ इमेज जो हम लोग परसीव कर रहे हैं और जो हम बनना चाहते हैं, उसी में जब हमारा इनकॉन्ग्रुएंस देखने के लिए मिलता है, जब डिफरेंसेस देखने मिलता है, तब उस तरह का सिचुएशंस में ये क्रिएट होता है। कॉन्ग्रुएंस एंड इनकॉन्ग्रुएंस, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। दिस टर्म रेफरेंस टू ए हार्मोनियस अलाइनमेंट बिटवीन रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ। हो गया कि जब रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ का जब हम एक तरह का अलाइनमेंट देख रहे हैं, तब उसी को कॉन्ग्रुएंस बोल रहे हैं। रियल सेल्फ आपको पता ही है कि जो हम लोग का जो एक्चुअल सेल्फ है, और आइडियल सेल्फ मतलब जो हम लोग बनना चाहते हैं, जो हमारा इच्छा है बनने का। ए हाई लेवल ऑफ कॉन्ग्रुएंस इज एसोसिएटेड विद पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम एंड ओवरऑल वेलबींग, whereas when teacher is a misalignment between the real self and ideal self, individual may experience negative emotion such as anxiety or feeling or low self worth। हो गया कि जब क्या होता है कि इनकंग्रुएंस देखने के लिए मिलता है कि रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ के अंदर, तब हमारे अंदर बहुत एंजाइटी हो गया, नेगेटिव थॉट हो गया, लो सेल्फ वर्थ, इस तरह का चीज़ें डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद और एक चीज़ का बारे में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। इसका मतलब क्या है? दिस प्रिंसिपल इन्वॉल्व एक्सेप्टिंग एंड लविंग इंडिविजुअल विदाउट कंडीशंस एंड जजमेंट, व्हिच इज क्रूशियल फॉर हेल्दी पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कि देखिए, जब हम लोग खुद को जज नहीं करते हैं, हो गया, जहाँ की कुछ भी हो हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इन्वॉल्व एक्सेप्टिंग एंड लविंग इंडिविजुअल विदाउट कंडीशन एंड जजमेंट, कि बिना कुछ कंडीशन, बिना कुछ जजमेंट से जब हम खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं, खुद को प्यार करना स्टार्ट करते हैं, तब क्या होता है, एक तरह की हेल्दी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। और प्रोवाइडिंग अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड create an environment where individual can safely explore their ट्रू सेल्फ विदाउट द फियर ऑफ रिजेक्शन एंड डिसअप्रूवल। ओके, कि जब हमको कोई भी कंडीशन नहीं रहता है, जब कोई भी जजमेंट नहीं रहता है, उसी को ही हम लोग अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड बोलते हैं। और उस तरह का सिचुएशन में एक इंडिविजुअल उसका पर्सनालिटी को एक सेफ एनवायरनमेंट में क्या कर सकता है कि डेवलप कर सकता है, क्योंकि उसी के अंदर कोई फियर नहीं रहता है कि एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का कोई कुछ नहीं रहता है। हो गया, तो इसीलिए यहाँ जो पर्सनालिटी है वो क्या होता है कि एकदम अच्छे से डेवलप होता है। अगर हम लोग थ्योरेटिकल प्रोपोजिशंस को देखिए, तो जो रोगर थे वो उनका 19 प्रोपोजिशन दिए थे, जो लेकिन उनमें से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? कॉन्शियसनेस, बिलीफ एंड बिहेवियर, सपोर्टिव एनवायरनमेंट। और अगर थेरापी का बात करते तो जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है उसका तो फादर ही कार्ल रोगर है। ओके, नॉन डायरेक्टिव रिलेशनशिप का बारे में बोलते हैं। और जो टीचर है और थेरापिस्ट जो है वो एक तरह का फैसिलिटेटर का रोल करना चाहिए, ऐसे व्यू करते हैं। नेक्स्ट, हेमंड हैज ए कलेक्शन ऑफ 1200 वर्ड। ही हिमसेल्फ कैन वेयर हिज sock, he himself can eat, then what will be his minimum age? Option: 1 year, 2 year, 3 year, 3.5 year, 5 year. So the answer of this question is option C, that is 3.5 year. Okay, देखिए किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। हम लोग ऐसे ही पढ़ लेते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन कि एक बच्चा जिसके पास कि 1200 का एक वर्ड बैंक है और उसके साथ साथ वो खुद उसका सॉक्स पहन पा रहा है और खुद खा पा रहा है, ओके, तो उसका एज कितना हो सकता है?
मिनिमम एज कितना हो सकता है? तो 3 साढ़े 3 साल का बच्चा जो है उसके पास 1200 वर्ड का एक वर्ड बैंक रह जाता है, और उसके साथ साथ वो खुद का जो चीजें हैं वो खुद करना स्टार्ट कर लेता है। Ramesh is always in search of an ideal. He always criticizes tradition. Then he belong to that stage of development. कि रमेश नाम का एक आदमी जो कि उसका आइडियल्स कौन है उसको ढूंढ रहा है, लेकिन वो उसका जो ट्रेडिशन है, जहाँ से वो जो ट्रेडिशन है उसी को वो क्रिटिसाइज कर रहा है। तो ये कौन सा स्टेज का डेवलपमेंट का कौन सा स्टेज से बिलोंग कर रहा है? फ्री चाइल्डहुड, फोर्स्ड चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्ट। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एडोलेसेंस। क्योंकि एडोलेसेंस जब स्टेज में जब हम लोग रहते हैं तब हम लोग किसी को एक आइडियल्स मानते हैं, और जो ट्रेडिशन है उसी को हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। वो मतलब खुद का बारे में अगर कुछ हो रहा है तो वो अच्छा है, लेकिन खुद का आगे में कोई भी कुछ आ रहा है तो हम लोग यहाँ क्रिटिसाइज करते हैं। तो एडोलेसेंस स्टेज में है। Spearman theory of intelligence may be explained with the following equation: I equal to G plus S1 plus S2 plus S3 dot Sn equal to G plus S1 plus S2 S3 Sn. B, I equal to G plus S1 plus S2 plus S3 into I equal to G plus S1 plus S2 plus S3 plus Sn. C, I equal to PMAI PMA2 PMA3 plus equal to PMAI PMA2 PMA8. D, I equal to Si equal to I. So the answer of this question is option A, that is I equal to G plus S1 plus S2 plus S3 Sn into I equal to G plus S1 plus S2 plus S3 plus Sn. So next, in the information processing theory of intelligence, the following is the last step of information processing. Option: decoding, encoding, response, application. So the answer of this question is option C, that is response.